हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 9th में भारत और समकालीन विश्व इतिहास का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। और ये वीडियो फ्रांसीसी क्रांति का पहला पार्ट है। बच्चों, फ्रांस की क्रांति को विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों को भी अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और अपने यहाँ राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए हम इस क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके विषय में बच्चों, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को यानी 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना से प्रारंभ हुई थी और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुई थी। आप इस डेट को याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789 और 18 जून 1815। बच्चों, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वह नागरिकों पर गोलियां चलाएं, और ये अफवाह के रूप में नागरिकों में बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी थी। सभी लोग टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये टाउन हॉल का ही है, और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। जब जनसेना का गठन हो गया तो लोगों को युद्ध करने के लिए या क्रांति करने के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए उन्होंने बास्तील के किले की तरफ अपना रुख किया। उस समय बास्तील का किला राजा की निरंकुशता का प्रतीक था और लोग इससे घृणा किया करते थे। फ्रांस के लोग सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने बास्तील के किले की जेल को तोड़ डाला, और वहाँ से उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इस लड़ाई में बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया था, और लोगों ने वहाँ पर जितने भी बंदी थे उन कैदियों को छुड़ा लिया और एक तरीके से पूरा बास्तील का किला ध्वस्त कर दिया। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये बास्तील के किले की ही है। इस घटना के कई दिनों के बाद भी पेरिस तथा जो उनके देहाती क्षेत्र थे उनमें एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, और चूँकि आम जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, और राजा और रानी अपने ऐशो आराम में व्यस्त थे बिना जनता की परवाह किए, और इससे जनता के मन में उनके लिए काफ़ी उग्र भावनाएं भरती जा रही थी। बच्चों, ये तो बात हो गई फ्रांस की क्रांति की। अब ये क्रांति हुई क्यों, आइए उससे संबंधित कुछ पहलुओं पर मैं चर्चा करती हूँ। सबसे पहले हम 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के विषय में जानेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे कि लुई 16वां बुर्बो राजवंश का ही शासक था, क्योंकि जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था और लुई 16वां उस समय राजा था। जब ये राजगद्दी पर बैठता है 1774 ईस्वी में, तो उसमें फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। राज्यारोहण के समय राजकोष बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने में मदद की थी, लेकिन इस मदद में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज लद गया था। लिब्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था, और जिस तरह से फ्रांस कर्जे में दब गया था उस तरीके से उनके पास आय के साधन बहुत ही कम थे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज को चुकाने पर खर्च कर रही थी, लेकिन जो उनके नियमित खर्चे थे, जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि की योजना बनाने लगी। जब ये कर में वृद्धि की बात आम जनता तक पहुंची तो जनता इससे बहुत ही नाराज़ हो गई। क्यों? क्योंकि जनता जो है पहले ही करों के बढ़ती दरों से परेशान थी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि आम जनता बिल्कुल खस्ता हालत में थी और राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बच्चों, ये तो बात हो गई फ्रांस की आर्थिक स्थिति की। अब हम फ्रांस की सामाजिक स्थिति का बात कर लें। फ्रांस का समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट।
एक तरीके से देखा जाए तो फ्रांस का ये जो व्यवस्था थी, ये वर्ग व्यवस्था को पूरे विश्व में दर्शाती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम स्टेट की, जिसे पादरी वर्ग भी कहा गया है। इस वर्ग में चर्च के विशेष कार्य को करने वाले लोग शामिल होते थे और इन्हें जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे राज्य को देने वाले करों में इन्हें छूट दी गई थी। इनकी अपनी सरकार एवं इनके अपने कर्मचारी होते थे। ये किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर लेते थे और यह कर जो है कृषि उपज का 10वां हिस्सा हुआ करता था। अब हम द्वितीय स्टेट, जिसे कुलीन वर्ग कहा गया, उसकी बात करेंगे। इस वर्ग में धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। इन्हें भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट मिली हुई थी। ये किसानों से सामंती कर वसूलते थे और सबसे अलग बात ये थी कि इन्हें जनता से भेंट लेने का अधिकार प्राप्त था। तृतीय स्टेट, इसके अंतर्गत बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि लोग शामिल थे। इनके विशेषाधिकार सीमित थे और इन्हें राज्य को सीधे कर देना पड़ता था। ये टाइल नामक धार्मिक कर भी चुकाते थे। आप ध्यान रखिएगा, टाइद और टाइल ये 2 कर हैं। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो फ्रांस राज्य की जो भी वित्तीय स्थिति थी वो आम जनता के कर चुकाने पर ही निर्भर थी। तो वहाँ पर एक जीविका संकट उत्पन्न हुआ, जिसे हम फ्रांस में जीने का संघर्ष के अंतर्गत जानेंगे। 1789 तक फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी थी उस हिसाब से उत्पादन कम हो रहा था। लोगों के पास खाने की कमी पड़ रही थी और खाद्यान्न पदार्थ जो भी थे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा कारखानों में जो मज़दूर काम कर रहे थे उनको निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही थी, जिससे उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी। इसके अलावा सूखे या ओले के प्रकोप के कारण फसल नष्ट हो गई थी। लोगों के पास रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था और इसे ही जीविका संकट कहा गया। बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं कि जीविका संकट काल क्या है, तो आप उसके उत्तर में ये एक लाइन लिखेंगे कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाने के कारण जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं तो इसे जीविका संकट कहते हैं। इसी बीच फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ और ये लोग समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन करके और इन्होंने अपने पैसे में या अपने आमदनी में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। ये वर्ग काफ़ी पढ़ा लिखा था और ये विशेषाधिकार की बात से सहमत नहीं थे। इनका ये मानना था कि योग्यता को आधार बनाकर सामाजिक पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर महत्व मिलने से। मध्य वर्ग के ये विचार स्वतंत्रता, समानता के नियमों पर आधारित थे और इन विचारों को कुछ दार्शनिकों ने बल दिया, जिसमें जॉन लॉक, इसके अलावा जॉक रूसो और मॉन्टेस्क्यू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, और लुई 16वां निरंकुश शासक था। रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के बीच सत्ता के विभाजन की बात की, यानी शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। फ्रांस के जितने भी दार्शनिक ने अपने विचार व्यक्त किए, उनके लिए अमेरिका का संविधान और उस संविधान में वर्णित व्यक्तिगत अधिकारों की जो बात की गई थी वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। दार्शनिकों ने इन विचारों को पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से आम जनता में पहुंचाने का प्रयास किया, और जब लुई 16वें ने कर वृद्धि की बात की थी तब तक जनता में ये बात पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसका खंडन करने का इरादा बना लिया था। अब अगला टॉपिक है हमारा क्रांति की शुरुआत। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने से शुरू हुई थी। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने
अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराए जाने की मांग की। और यह प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी, लेकिन सम्राट ने इसे लागू करने से मना कर दिया। जब तीसरे वर्ग को ये बात पता चलती है तो वो इसका विरोध करते हैं और सभा छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये सारे प्रतिनिधि वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। बच्चों, इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इन्होंने सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान तैयार करने की मांग की और इस मांग को मिराव्यो और आबे सिए ने बल दिया और इनका नेतृत्व भी किया। मिराव्यो ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों ना काम लिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया, इसी घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में विश्व इतिहास में जाना जाता है। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी और पूरा फ्रांस आंदोलन की आग में जूझ रहा था, उस समय फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस ठंड के कारण फसल जो है नष्ट हो चुकी थी। कीमतों में वृद्धि हुई थी और जो ब्रेड होता है उसकी कीमत इतनी बढ़ गई थी कि आम जनता के लिए भी उसको पाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया था। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे और उन्होंने अपने बेकरी में जितने भी सामान थे उनको जमाखोरी में रख दिया था। गुस्साई भीड़ ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था और जब उन्होंने खाने के सामान ऐसे जमा करते हुए देखा तो वो उन सामानों पर टूट पड़े। इन कठिन परिस्थितियों में भी राजा ने अपनी प्रजा की कोई सुध नहीं ली, बल्कि अपनी सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। जब भीड़ को ये पता चला कि सेना जो है उनके ऊपर धावा बोलने वाली है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बास्तील के किले पर इन्होंने आक्रमण करके उस किले को नष्ट कर दिया था। धीरे धीरे फ्रांस में ये आग जो है फैलती चली गई। उधर फ्रांस के देहाती क्षेत्रों में भी लूटमार की घटना बढ़ती जा रही थी और जब राजा को ये अनुमान हुआ कि लोगों ने उत्पात अधिक करना शुरू कर दिया है या विद्रोह की आशंका बढ़ गई है, तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। इस कारण पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई और इस कार्य से सरकार को लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हो गई थी। इस तरह से बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ घटनाएं थीं और आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में मैं फ्रांस का एक संवैधानिक राजतंत्र बनना और राष्ट्रीय सभा के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। आप इस वीडियो में फ्रांस के समाज के वर्गीकरण, बास्तील के पतन की घटना, टेनिस कोर्ट की शपथ और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।